हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1K स्पेशल। बच्चों, हमारे लिए तो ये खुशी की बात है ही, बट सबसे बड़ी बात हमारे आप लोगों के लिए इसलिए खुशी की बात है क्योंकि आपकी क्लास जो है वो फैलती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। आपकी क्लास में जो है 1000 स्टूडेंट्स हम सब एक साथ हो चुके हैं। हमारी 1K की जो है आपस में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वाली फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और उससे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट हमारे लिए जब होगा जब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने लर्न साइंस से पढ़कर कितना कुछ हासिल किया, आपको कितने नंबर्स मिले और आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। और बच्चों, इस 1K स्पेशल पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमने आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल रखा है कि इम्पोर्टेंट गपशप टू योर टीचर्स। इट मीन्स कि अगर आपको कोई गप्पे शप्पे लगानी हो या फिर कोई बात कहनी हो, कोई डाउट क्लियर करना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। हम इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारी लाइफ में आती रहेंगी। इन तमाम छोटी छोटी खुशियों को जमा करके हम इंशाल्लाह एक बड़ी सी खुशी सेलिब्रेट करेंगे, जिसको जो हमारी लाइफ सेट कर दे, ऐसी खुशी सेलिब्रेट करेंगे। ओके बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें मेहनत से पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो अगर हमें पढ़ना है तो हमें अभी ही पढ़ना होगा। इट मीन्स कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज। तो बच्चों, बेसिकली आप सोच रहे होंगे आज तो इतना खास मोमेंट है, आज भी पढ़ाई। तो बच्चों, खास मोमेंट पे ही पढ़ाई करना जरूरी होता है। जब हम मोटिवेट होते हैं तब मतलब जब हमें कोई छोटी खुशी होती है तो फिर हमें और ज्यादा मोटिवेट होना चाहिए और हमें और आगे कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए अभी से जो है स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि हम इस खुशी से भी ज्यादा बड़ी कोई खुशी हासिल कर सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वो किस तरह इंपॉर्टेंट है हम इसको आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। तो चलिए, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि क्या आपके जहन में कभी, मतलब मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि क्या आपके जहन में कभी ये ख्याल आया कि जिस नोटबुक पे आप लिखते हैं वो आपके पास एक लंबे प्रोसेस के बाद, लंबे प्रोसेस में मैन्युफैक्चर होने के बाद जो है वो आपके पास आती है। कोई मतलब हम सभी जानते हैं कि नोटबुक्स जो है पेड़ पे नहीं उगती। आपको तो नहीं ऐसा लगता कि ये पेड़ पे उगती? नहीं बच्चों, ये पेड़ पे नहीं उगती, बल्कि ये लंबे प्रोसेस के द्वारा एक रॉ मटेरियल का, जो एक नेचुरल से प्रोवाइडेड हमें मटेरियल होता है, उसका यूज करके जो इन नोटबुक्स का जो है एक लंबे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रीज में जाकर मैन्युफैक्चर होकर जो है ये हमारे पास आती है। It started its life as a part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There, the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the process where ink made from chemical was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally it reached into your hands. तो इस पूरे प्रोसेस के बाद एक नोटबुक आपके हाथों में आती है। तो चलिए, सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। कि यानी सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है? हम नेचुरल रिसोर्सेज को उगाते हैं। ये सेकेंडरी एक्टिविटी है जिसमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं। टेरिटरी एक्टिविटी में क्या होता है बच्चों? सर्विस। जितनी सर्विसेज आती है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारी टेरिटरी एक्टिविटी में आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल्स का है वो एक मतलब उस पीपल्स के लिए मोर वैल्यूबल बना देता है। मैन्युफैक्चर के द्वारा हम किसी भी चीज़ को मोर वैल्यूबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई रॉ मटेरियल है, जैसे हमने गेहूं उगाया, जो कि एक प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर में, फिर हमने उसको मैन्युफैक्चर किया। सेकेंडरी एक्टिविटी में आया तो हमने गेहूं से जो है ब्रेड बना ली, रोटी बना ली, आटा बना ली, तो इससे क्या हुआ? वो मोर वैल्यूबल हो गया। एज यू हैव सीन, पल्प वाज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक. These represent the two stages of the manufacturing process. The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. यानी मैन्युफैक्चरिंग हर प्रोसेस में जो है जैसे जैसे वो
आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर वैल्यू ऐड होती जाएगी और वो मोर वैल्यूबल, ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा जो है हमारे लिए काम की चीज होगी। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम। मतलब यही बात हुई ना कि जिस चीज से वो बनाए, जो रॉ मटेरियल है उससे हम उसका मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे उसमें जो है जब तक वो हमारे पास आता है उसमें मोर वैल्यू जो है ऐड हो जाती है, मोर वैल्यूबल हो जाता है। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ द सर्विस। Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal and tourism industry service providers। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। अब हम इंडस्ट्रीज, तो बच्चों जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि कोयल माइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कोयल, इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए सर्विस प्रोवाइड्स की जाती है। तो इसी तरह इंडस्ट्रीज काफी तरह की होती है। तो अब उन इंडस्ट्रीज को मोटा मोटी 3 पार्ट्स में जो है क्लासिफाइड कर दिया गया है, उनको 3 पार्ट्स में रख दिया गया है। सबसे पहले रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज, सेकंड साइज के ऊपर हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं एंड थर्ड ओनरशिप के ऊपर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री। अब रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में जो है कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। यानी ये जिस तरह के रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं उस टाइप पे जो है ये इंडस्ट्री डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कोई डेयरी हुई तो उसमें कौन सी इंडस्ट्री होगी? तो बच्चों उसमें बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी, जो कि प्लांट और एनिमल्स का जो एनिमल्स से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनसे जो मटेरियल मिलता है उनका आगे कोई जाके कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एनिमल्स से हमें दूध मिलता है तो उससे दही वगैरह बनाना, लेदर्स बनाना उनकी खाल से। तो इस तरह रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में ये सारी चीजें आती हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में वही कि यूज प्लांट यानी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो बच्चों आप इसको देखिए, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, हमें बहुत ज्यादा जो है इसको एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, हम ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से वैसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल ऑर्स निकालती हैं, जो मिनरल ऑर्स को एज ए अपना रॉ मटेरियल यूज करती हैं। फिर जो मिनरल ऑर्स निकलते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज को फीड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑर से जो है एक इंडस्ट्री में आयरन निकाला जाता है, फिर जब वो आयरन निकाला जाता है वो दूसरी इंडस्ट्री को देती है जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी बनती है, लोहे की बिल्डिंग मटेरियल्स बनते हैं, रेलवे कोचेस बनते हैं। तो इस तरह ये दूसरी इंडस्ट्रीज को भी फीड करती हैं। नंबर 3 मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, वो जो सी और ओशन से अपना रॉ मटेरियल निकालते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज जो प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये सारी चीजें बनाते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में वही जैसे कि पेपर देखा हमने, एक पेड़ की पल्प से जो है पेपर, वुड की पल्प से पेपर बनता है, तो इसी तरह ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हुई। तो ये सारी क्या हुई? रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री हुई। रॉ मटेरियल हमने इंडस्ट्रीज को कितने बेसिस में डिवाइड किया? रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं और जो है साइज पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं और ऑनरशिप के आधार पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा? रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज पढ़ी। अब आगे हम साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रहे हैं। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। तो जो साइज बेस्ड इंडस्ट्री है उनको बेसिकली किस पे डिवाइड किया जाता है कि उनमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, उसमें कितने लोग काम करते हैं और जो उनका प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो कितना है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब साइज के आधार पर जो इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया जा सकता है। और थर्ड होता है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, are a type of small scale industry where the products are manufactured by hands. Baskets, weaving, pottery and other handicrafts are example of cottage industry. तो ये एक इंडस्ट्री है कॉटेज। इसके गांधी जी बहुत बड़े, मतलब गांधी जी इसके बहुत बड़े समर्थक थे। गांधी जी का मानना था कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए वो मतलब इतना उससे सहमत नहीं करते थे। उनका मानना था कि छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री में वो विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि धीरे धीरे से ही विकास होगा, लेकिन इससे क्या होगा, इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है बच्चों,
तो और उनका मानना था कि लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार होते हैं, क्योंकि जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है वो इंडस्ट्रीज में एक मशीन वो काम कर लेती। तो इस वजह से गांधी जी थोड़ा इसका समर्थक नहीं थे, वो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के समर्थक थे। तो इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें यूज लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे जो है इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में, स्टेट और पब्लिक सेक्टर में, ज्वाइंट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर जैसे कि हम इसके नाम से पता है किसी इंडिविजुअल की हो सकती है। पब्लिक सेक्टर में ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ज्वाइंट सेक्टर में किसी लोगों के, किसी इंडिविजुअल के, बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी किसी जैसे कि स्टेट और इंडिविजुअल की अगर बीच में डील हुई हो, यानी सरकार के साथ किसी प्राइवेट कंपनी ने अगर डील की हो, सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी के साथ डील की हो, तो इसी तरह जो है उनको चलाया जाता है। एंड फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स वर्कर और बोथ। आनंद मलिक यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरी ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर। तो चलिए ये हो गया, आप लोग याद रखिएगा, ये सारी चीजें याद करने की हैं। इनको समझने से ज्यादा इनको याद करने ज्यादा जो है जरूरी है, क्योंकि बच्चों समझने में क्या है, हमें सिंपल सी समझ आ रही है, ये कोई समझने वाली, इनको ये आपको ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए आप लोग इनको अच्छे से पढ़ भी लेंगे और अच्छे से याद भी रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। वो फैक्टर्स जो कि एक इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट करनी है, इंडस्ट्री कहाँ पे होनी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन जगह कौन सी होगी, वो जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जिस तरह की इंडस्ट्री वहां लगाई जा रही है वो रॉ मटेरियल वहां आसपास में मिलना चाहिए। इट मीन्स कि अगर कोई दूध की इंडस्ट्री लगाता है, फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्ट की इंडस्ट्री लगाता है, तो जरूरी है कि वहां पे उस तरह के जानवर, उस तरह का मतलब माहौल होना चाहिए कि वो पूरी डेयरी एक वहां पे बना सके। लैंड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और मार्केट होना चाहिए। सबसे अहम बात है मार्केट होना चाहिए, यानी जो चीज वो प्रोडक्ट जिस चीज को बना रहे हैं उसको बेचने के लिए जो है मार्केट होना चाहिए वहां पे। इस मतलब ऐसा मार्केट होना चाहिए कि वो चीज वहां पे जा सके, लोग उसको खरीद सके। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। तो इंडस्ट्रीज वहां उस जगह पे जो है लगाई जाती हैं जहां इनमें से कुछ या फिर सभी, कुछ जो छोटे छोटे अगर लोग जो है इग्नोर कर जाते हैं, जिसमें जो ये सभी जहाँ पे ये फैक्टर्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडीज, पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। मतलब कभी कभी गवर्नमेंट जो है किसी भी एरिया का अगर डेवलपमेंट करना हो तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती है। तो गवर्नमेंट कभी कभी जो हेल्प करती है, जैसे सब्सिडीज, पावर देती है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करती है। तो इस तरह क्या होता है कि इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरिया में भी लगाया जा सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी जो है अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वहां पे इंडस्ट्री लगती है, तो उस टाउन की, सिटी की जो है डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे देखिए कहीं पे इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ पे जो है लोगों को रोजगार मिलना शुरू होंगे, लोग उसके आसपास रहना शुरू कर देंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा तो मार्केट्स बनेंगी, जब ज्यादा लोग रहेंगे तो वहां बाहर से आके लोग मार्केट्स बनाएंगे। तो इस तरह जो है वो धीरे धीरे जो है वो एरिया डेवलप होने लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे जो है आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखा दिया गया है, जिस तरह आप इसको जो है इस तरह भी जो है इंडिकेट कर सकते हैं। ये बेहतर तरीका होता है बच्चों, एग्जाम वगैरह में इस तरह नंबर ज्यादा अच्छे आते हैं इस तरह के मैप वगैरह बना देने से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब हम इंडस्ट्रियल सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी इनपुट डाला जाता है, जैसे कि हमने देखा था एग्रीकल्चर में,
पूरा प्रोसेस चलता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर्स एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. The process include a wide range of activities that convert the raw material into finished products. The output are the end product and the income earned from it. यानी यही आपको बताया जा रहा है कि इनपुट्स में जो है रॉ मटेरियल होते हैं, लेबर, कोस्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी इनपुट्स में आती है जो लगाई जाती है। प्रोसेस जो है एक लंबा मतलब पूरी एक्टिविटी होती है जिसमें रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, बहुत एक्टिविटी के बाद, बहुत एक पूरे प्रोसेस के बाद, और आउटपुट हमें वो प्रोडक्ट मिलता है और उससे जो इनकम हमें जनरेट होती है वो हमारा आउटपुट होता है। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में भी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है इनपुट्स हो सकता है कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें इनपुट्स हो सकते हैं। द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ये क्या है? ये प्रोसेस, यानी इनपुट्स में आपको मिसाल दी जा रही है कि इनपुट्स में जो है क्या हो सकता है, जो रॉ मटेरियल में कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसी तरह अगर हम कोयल इंडस्ट्री को देखें तो उसमें जो है इनपुट्स क्या हो सकते हैं, लेबर, पावर, कोयला, ये सब रॉ मटेरियल हो सकते हैं जो इनपुट लगेंगे, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, ये सारी चीजें। और प्रोसेस उसमें क्या हो सकती है कि कोयले को साफ सुथरा करना, उसको अच्छे से वो करना। तो इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोसेस में क्या आएगी, गिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। और आउटपुट में क्या लिखेगा, आउटपुट इज द शर्ट यू वियर। और आउटपुट उसका क्या निकला, वो शर्ट या वो कमीज या वो कुर्ता जो आपने पहन रखा है, ये उसका आउटपुट निकला। ओके, ये पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हुआ। तो एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में क्या आता है, रॉ मटेरियल जैसे कि लेबर, कोस्ट, लैंड। प्रोसेस में वो सारी एक्टिविटी जिससे एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। आउटपुट वो जो वो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो आउटपुट होता है, या उससे जो इनकम जनरेट होती है वो भी आउटपुट होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब इंडस्ट्री के क्या क्या रीजन्स है, कौन कौन से रीजन्स है, अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर and share the benefits of their closeness. Major industries region of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. Major industrial regions tend to be located in the temperate area near seaport and especially near coal fields. Okay. India have several industrial regions like Mumbai, Pune cluster, Bangalore, Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad, Baroda region, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam, Guntur belt, Gurgaon, Delhi, Meerut region and Kollam, Thiruvananthapuram industrial cluster. यानी आपको बेसिकली बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रीजन वहां होती है जहां एक मतलब काफी तादाद में इंडस्ट्री हो और वो एक दूसरे के आसपास बनी हुई है और वो आसपास बने होने की वजह से एक दूसरे का फायदा उठाती हो। और जो वर्ल्ड के जो मेन इंडस्ट्रियल रीजन है वो हैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड के मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं। और मेजर इंडस्ट्रीज रीजन्स, और जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऐसी टेम्परेट एरियाज में जहाँ जैसे कि सी स्पॉट है और कोई कोयल फील्ड है वहां पे लगाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम कहीं बिजली की अगर आप देखें तो वो एक कोयल की जो इंडस्ट्री है उसके बराबर में ज्यादा लगना पसंद करेगी ताकि उसको वहां से जो है कोयला आसानी से मिल सके। तो ये कुछ वजह होती है। ये इंडिया के कुछ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स है जिनको आपको याद रखना जरूरी है। ओके, तो चलिए ये वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन का जो है मैप है जो हमने अभी पढ़ा, इस मैप को भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, मैप को भी बच्चों अभी से आप देखना शुरू कीजिए क्योंकि मैप को देखना जो है, मैप को देखना समझना, ये जो है हम एक छोटी क्लास से समझ के रखें तो बड़े होकर जो है हमें इसकी ज्यादा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये जो बेसिकली ब्लैक है यहाँ पे ये पूरा इंडस्ट्रियल रीजन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर। अब हम लोगों ने पूरी इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन पढ़ ली, इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ लिया। अब हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे।
कि इंडस्ट्री की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या आज तक इतिहास के खतरनाक डिजास्टर्स, दुखदायक डिजास्टर्स कौन से हैं। एक तो हमने पढ़ा भी था जिसके बारे में यहाँ सबसे पहले ऊपर जिक्र किया गया है कि इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली ऑकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इनरेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस मटेरियल। कि इंडस्ट्रीज में जो ज्यादातर हादसा होते हैं वो किस वजह से, किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जो इररिस्पॉन्सिबल जो लोगों का बिहेवियर होता है इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हैजार्डियस मटेरियल के साथ इररिस्पॉन्सिबल तरीके से पेश आना, उनको सही से हैंडल न करना, गैर जिम्मेदारी तरीके से बस मतलब उसका ज्यादा ध्यान न रखना। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम occurred in Bhopal on 3 December 1984 around 0030 am. It was a technological accident in which highly poisonous methyl isocyanate gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorder, etc. बच्चों ये वही इंडस्ट्रियल है, वही ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर की बात हो रही है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, भोपाल गैस ट्रेजेडी में। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करिए कि ये अब तक का सबसे दुखदायक जो है हादसा रहा है। तो बच्चों अगर आप लोगों ने ये भोपाल गैस इंडस्ट्री को नहीं पढ़ा तो आप लोगों को इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप लोग चैनल पे जाइएगा वहां मिल जाएगी, आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो आप लोग वहां से इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इसके एक एक पहलू पे आप वहां नजर ले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इन अनदर एक्सीडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गोवा क्यू शोंक्यू China, 243 people died, 19,000 were injured and 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. यानी एक्सप्लोजन के बाद वो लोग जो है इस वजह से भी मर गए वहां तड़प तड़प के, क्योंकि वो भाग नहीं पा रहे थे उस जगह से। Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. और जो लोग वहां पे मौके से भाग नहीं पाए उनकी क्या, उनके पूरे जो है आईज उनकी जल गई, स्किन, लंग्स और उनके गैस की वजह से जो है पूरे जल गए थे, पूरे तबाह हो गए थे। रिस्क रिडक्शन मेजर्स। तो नंबर फर्स्ट, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। यानी जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं उनको जो है हमेशा, या फिर इंडस्ट्री को कभी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में लगाना नहीं चाहिए। जैसे कि किसमें, भोपाल गैस ट्रेजेडी में यही कि वो एक बिल्कुल डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के पास लगा हुआ है, जो बाद में लोगों को जब उससे गैस लीक हुई, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हुई, बाद में लोग अवेयर हुए इस बात से। नंबर सेकंड, पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industries should be aware of the shortage of toxin and hazardous substances and their possible effect in case of if an accident occur. Number 3, fire warning and fighting system should be improved. Number 4, shortage capacity of toxic substance should be limited. यानी जो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। जैसे कि हम लोगों ने यूनियन कार्बाइड के केस में देखा था कि जितनी उस टैंकर की मतलब हैसियत नहीं थी उससे ज्यादा का उसमें जो है हजार्डियस मिथाइल आइसोसाइनेट जो है उसमें भर रखा था। तो इसीलिए जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड होनी चाहिए, सरकार को इस बात पे चेक रखना चाहिए। नंबर 5, पॉपुलेशन डिस्पर्जन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। तो ये कुछ रिस्क रिडक्शन मेजर्स है कि अगर इन मेजर्स पे अमल कर लिया जाए तो इतिहास के इतने बड़े बड़े जो है दुखदायक या दर्दनाक वाकयात हमारे सामने ना पेश आए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही था। होप सो कि बच्चों आप लोगों को जैसे ही वीडियो पहुंचेगी आप लोग फौरन से और आगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे ताकि वो भी जो है आपके साथ साथ उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो और वो भी हमारी जो क्लास है उसमें शामिल हो जाए। तो चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड देन मेहनत से पढ़ाई कीजिए। बच्चों ये आपके टर्म 2 आने वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है आप पूरे
फोकस तरीके से जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। लर्न साइंस आपको हेल्प कर ही रहा है, लर्न साइंस की वीडियोस आती हैं, वीडियो न सिर्फ देख लेना बल्कि हमें खुशी तब होगी जब आप जो है उस वीडियो से कुछ फायदा हासिल कर पाए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू है तो हमारे चैनल लर्न साइंस को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।